नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ससुर जी की समझदारी। शाम होने को थी, अंधेरा घिर आया था। घर की बहू पूनम जल्दी जल्दी किचन के काम निपटा रही थी। बाहर ड्राइंग हॉल पे अनिरुद्ध अपने पिता के साथ कल होने वाले प्रोग्राम का मेन्यू तैयार कर रहा था। बगल में बैठी ममता जी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। किचन में काम कर रही पूनम के हाथ तेजी से चल रहे थे और सोच रही थी, न जाने कल मम्मी जी क्या बखेड़ा खड़ा कर देंगी, न जाने कल क्या होगा। दरअसल कल अनिरुद्ध और पूनम के बेटे का पहला जन्मदिन था, इसलिए पूनम खाना पीना जल्दी करके कल की तैयारी के लिए जल्दी सो जाना चाहती थी। ननद नंदोई, मौसी सास और मौसा जी भी आने वाले थे, तो पूनम को और भी ज़्यादा चिंता हो रही थी। ऐसे तैसे सबको खाना खिलाकर और काम निपटाकर पूनम सोने चली गई। अगले दिन घर में पूजा थी। पूनम ने अपनी सास ममता जी से कहा, मम्मी जी, पंडित जी के लिए खाने में क्या क्या बनाना है, आप बता दो तो मैं जल्दी से बना दूँ। बाकी सबके लिए तो बाहर ही खाना बनेगा। पूनम ने ममता जी से कहा ही था कि ममता जी बिफर पड़ी। बहू, जन्मदिन मनाने से पहले कुछ पूछा था क्या मुझे, जो अब पूछ रही हो? जो मन आए वो बनाओ, मुझसे मत पूछो, कहकर ममता जी सर पर रखे पल्लू को झटक कर चली गई। सास ममता जी का व्यवहार हमेशा ऐसा ही था, मानो अभी जंग लड़ने को तैयार बैठी हूँ। पूनम अपना छोटा सा मुंह लेकर रह गई और चुपचाप किचन में खाना बनाने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सासू माँ का आखिर ऐसा बर्ताव क्यों है उसके प्रति। पूनम और अनिरुद्ध की दोनों की पसंद की शादी थी। अनिरुद्ध ने पूनम को एक विवाह समारोह में देखा था। शादी में मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं पे थिरकती पूनम को जब अनिरुद्ध ने पहली बार देखा तो बस देखता ही रह गया और पहली नज़र में दिल दे बैठा। नागिन सी लहराती पूनम पहली नज़र में ही अनिरुद्ध के दिल में बस गई। पूरी शादी छुप छुप के पूनम को देखता रहा था अनिरुद्ध। उसकी निगाहें पूनम से हटी नहीं रही थी। शादी में अनिरुद्ध की हरकतों को पूनम भी नोट कर रही थी। फिर ये उम्र ही ऐसी थी कि किसी की नज़रों में खुद के लिए आकर्षण देखना दिल में गुदगुदी कर दे। उस पर अनिरुद्ध का व्यक्तित्व भी ऐसा कि कोई भी लड़की उस पर आकर्षित हो जाए। अनिरुद्ध न केवल एक अच्छे पद पर कार्यरत था, बल्कि विनम्र और समझदार भी था। अनिरुद्ध 2 बहनों का एक भाई था। दोनों बहनें शादी कर अपने ससुराल में सुखमय जीवन बिता रही थीं। उसने पूनम के बारे में घर में बताया तो पहले तो ममता जी इस रिश्ते के लिए नहीं मानी, क्योंकि ममता जी के मन में कुछ और ही सपने थे। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि उनका बेटा उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा और जहां वो चाहेंगी उनका बेटा वहीं शादी करेगा, ताकि समाज के सामने वो गर्व से कह सकें कि उनके बेटे ने उनकी पसंद की लड़की से शादी की है। लेकिन अनिरुद्ध ने पूनम को पसंद करके उनके सारे अरमान धराशायी कर दिए थे। इसलिए जब अनिरुद्ध ने घर में बताया तो ममता जी को लगा कि जैसे किसी ने उनके गाल में जोरदार तमाचा दे मारा हो। ममता जी गुस्से में आग बबूला हो गई। उनके पति दिनेश जी और अनिरुद्ध ने उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ममता जी नहीं मानी। इसलिए न चाहते हुए भी अनिरुद्ध ने मंदिर में जाकर पूनम से शादी कर ली। ममता जी ने मन मारकर समाज के आगे पूनम को बहू मान लिया, लेकिन मन से कभी उसे अपनी बहू न मान सकी। पूनम पढ़ी लिखी होने के साथ साथ
उसमें संस्कार और सादगी के गुणों से भरी थी। आँखों में ढेर सारे सपने संजोए पूनम अपने ससुराल आ गई। पहली रात तो सपनों की तरह बीती। नया माहौल उसे असहज कर रहा था, इसलिए सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई। उठकर तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो रसोई से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। पूनम सीधे किचन में गई। उसने देखा कि सासू माँ रसोई में काम कर रही थी। मम्मी जी, मैं कर लेती हूँ, कहकर पूनम ममता जी की तरफ बढ़ी, लेकिन ममता जी ने उसे हाथ दिखाकर रोकने का इशारा किया और कहा, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ बना दो, ये काम मैं खुद कर लूँगी। सहमी डरी पूनम ने खुद को संयत किया और कहा, मम्मी जी, क्या बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पूनम का इतना कहना था कि ममता जी तो जैसे बिफरने को बैठी थी। जो मन आए वो बनाओ, शादी जब अपनी मर्जी से की है तो ससुराल में काम भी अपनी मर्जी से करो, मुझसे मत पूछो और मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना, कहकर ममता जी किचन से बाहर आ गई। इतने में वहाँ पर पूनम के ससुर जी दिनेश जी आते हैं। पूनम सर पर पल्लू रख उनका आशीर्वाद लेती है। पूनम को ढेरों आशीर्वाद दे। दिनेश जी कहते हैं, बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए नए सफ़र की शुरुआत कुछ मीठे से हो जाए। पूनम हाँ में गर्दन हिलाती है और अपने काम में लग जाती है। शादी का ये पहला दिन और आज जब पूनम एक बच्चे की माँ बन चुकी है, तब से लेकर आज तक ममता जी के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, अपने ससुर जी के साथ पूनम की बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी और आज पूनम और अनिरुद्ध के बेटे का पहला जन्मदिन था। धीरे धीरे घर पर मेहमानों का आना शुरू हो गया। जैसे ही मौसी सास आई तो ममता जी उनके स्वागत के लिए बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। दोनों बहनें मिलकर बातें करने लगी। इतने में पूनम मौसी सास के लिए पानी ले आई। अरे बहू, ये क्या, केवल सिंपल पानी ही ले आई तुम? कम से कम जूस ही ले आती और इनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी करो। ममता जी पूनम को तंज कसते हुए बोली। देखा, ऐसे ही अपनी मनमानी करती है हमेशा। किसी से कुछ पूछने या राय लेने की जहमत भी नहीं उठाती हैं आजकल की बहुएं। पूनम के जाते ही ममता जी बोली, लेकिन ममता, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है, ऐसी तो नहीं लगती। मौसी सास ने विरोध जताते हुए कहा, अरे, हर काम में अपनी मनमानी चलती है इसकी। हमारी दी हुई सलाह या सुझाव तो उसे बेकार ही लगते हैं। घर में सास ननद सब हैं, लेकिन मजाल है कि बहू हम में से किसी से पूछ तो ले। सास ममता जी बहन से बहू पूनम की बुराई करते हुए बोलते जा रही थी। और नहीं तो क्या, आजकल की लड़कियां तो खुद को ही समझदार समझती हैं और बाकी दुनिया को बेवकूफ़। बड़ों की सलाह तो उन लोगों को जैसे काटने को दौड़ती हैं। एक तो खुद पूछेंगे नहीं और ऊपर से फिर बाद में कोई समझाएगा तो काटने को दौड़ेंगी। इसलिए तो हमने बोलना ही बंद कर दिया। बड़ी ननद राखी भी कहाँ कम थी। उन्होंने भी कहा, सच में मेरे मम्मी पापा का ही जी जानता है कि वह कैसे निभा रहे हैं भाभी के साथ, वरना ऐसी बहू के साथ निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे तो मेरे मम्मी पापा की चिंता ही लगी रहती है। छोटी ननद चंचल भी बोली, रहने देना बेटा, तू क्यों दिल पर ले रही है? तुझे तेरा ससुराल भी संभालना है, तू तो बस उसे अच्छे से संभाल। अब जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। अब ऐसी बहू पल्ले पड़ी है तो उसी के साथ निभाना पड़ेगा। ममता जी बेचारी बनते हुए बोली, इतनी बेकार है क्या
पूनम बहू, यकीन नहीं होता, हम सब से तो कैसे हंस हंस कर बोलती है। देख कर लगता है कि उसके जैसी तो कोई बहू होगी ही नहीं। अरे इसके माँ बाप कुछ नहीं कहते हैं क्या इसे? मौसी सास ने कहा। अरे माँ बाप क्या कहेंगे, वो तो उसी का पक्ष लेंगे ना, आखिर खून तो उन्हीं का है। सास ममता जी दोबारा बोली। अरे इसका भी एक बेटा है, सब पता चल जाएगा जब खुद सास बन जाएगी। इसको भी इसके जैसी ही बहू मिले। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जीजा जी तो बड़े खुश रहते हैं इससे, हर जगह बस अपनी बहू की तारीफ करते रहते हैं। मौसी सास दोबारा बोली। अब पापा को तो इसी घर में रहना है ना मौसी, अपने घर की बात कोई बाहर बताना चाहता है क्या? और आपको तो पता ही है, मेरे पापा तो शुरू से ही सीधे साधे रहे हैं, जैसा मिल रहा है उसी में खुश रह लेते हैं। और फिर ले देख करके आगे और पीछे यही बहू है, कोई दूसरा बेटा भी नहीं कि और दूसरी बहू आ जाएगी। बड़ी ननद ने जवाब दिया। ममता जी और दोनों नंदों का पूनम के लिए दोषारोपण चालू था, जबकि तीनों अच्छे से जानते थे कि पूनम और अनिरुद्ध का ममता जी से कोई भी राय मशवरा न लेने का कारण भी खुद ममता जी ही थी। जब पूनम गर्भवती हुई तो दोनों मिलकर पूनम की गोद भराई करना चाहते थे, और जब पूनम और अनिरुद्ध ने ममता जी से इस बारे में कहा तो ममता जी सीधे दोनों की इज्जत उतारते हुए बोली थी, मुझसे क्या पूछ रहे हो, अभी बच्चा हुआ तो नहीं है ना, इतने तमाशे क्यों करने हैं अभी से, जब हो जाएगा तब देख लेना। और ज़्यादा ही पैसे आ गए हैं तेरे पास, अभी तो डिलीवरी भी नहीं हुई है, पैसे बचा कर रख। तेरे पापा के पास नहीं है पैसे तो उनकी तरफ से तो बिल्कुल मत देखना, तू खुद करो जो करना है। एक पल के लिए तो अपनी मम्मी की बात सुनकर अनिरुद्ध झेंप गया कि उसकी मम्मी कैसे जवाब दे रही है, वो भी उसकी पत्नी के सामने ही। पर फिर हिम्मत करके बोला, मम्मी पैसा तो मैं लगा दूंगा, उसके लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, पर आप ही तो बताओगे कि कैसे क्या करना है। आखिर आप बड़ी हैं, अगर मेरे से ही पूछ कर रहा है तो प्रोग्राम कर ही मत। हमने तो नहीं किए ये गोद भराई के कार्यक्रम कभी, और अगर किसी और की मर्जी से कर रहा है तो उससे पूछ, वो और उसकी माँ बता देंगे कैसे करना है। ममता जी ने ये बात कहकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया। आखिरकार ससुर जी ने कहा, बेटा जो करना है कर लो, आखिर हमारे घर खुशियाँ आने वाली हैं, हम सभी बहुत खुश हैं, तेरा परिवार बढ़ने वाला है, बच्चे को सबकी दुआ आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए। जिसे बुलाना है उसे बुला लो, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। आखिर पापा का आश्वासन पाकर अनिरुद्ध ने ज़्यादा नहीं 70-80 लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। पहली बार उन लोगों ने अपने दम पर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। बार बार वो लोग ममता जी से काम में मदद की उम्मीद करते, लेकिन ममता जी ने कोई मदद नहीं की और हर बार एक ही जवाब दे दी, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, जब सब कुछ खुद ही करना है तो खुद ही संभालो। यहाँ तक कि दोनों बहनों ने भी अनिरुद्ध को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नेग लेने के लिए तो दोनों आगे से आगे आ गई, यहाँ तक कि उल्टा मांग मांग कर ले गई, लेकिन मदद कुछ नहीं कराई। यहाँ तक कि जाने से पहले पूनम और अनिरुद्ध से लड़ भी पड़ी। जब मम्मी ने मना किया था तुम दोनों को प्रोग्राम करने से, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती की तुम लोगों ने? यही इज्जत है तुम लोगों की नज़र में मम्मी की, और ये क्या दिया है तुम लोगों ने हमें? प्रोग्राम करने के लिए पैसे थे, लेकिन बहनों को नेक देकर
खुश करने के लिए पैसे नहीं थे। अरे और क्या देगा, इतना कुछ तो दे दिया दोनों बहनों को। 5-5 साड़ियाँ दे दी, तुम्हारे पति और बच्चों के कपड़े दे दिए और दोनों को चांदी की पायल बनवा दी। अब इससे ज़्यादा क्या देगा। प्रोग्राम कोई इतने बड़े लेवल पर तो किया नहीं था, छोटा सा ही प्रोग्राम था। पूनम के ससुर जी दिनेश जी ने बीच में ही कहा, हाँ हमारी तो नाक कटा दी ना ससुराल में। ये इतना सा सामान ले जाकर दिखाएंगे हम उन्हें। ऊपर से न्योता भी सिर्फ हम लोगों को दिया, हमारी ननद जेठ जेठानी के परिवार को तो बुलाया तक नहीं। बेटा अगर तारीफ नहीं कर सकती हो ना तो बीच में मीन मेघ भी मत निकालो। तुम्हारे भाई भाभी ने पहली बार अपने दम पर कोई प्रोग्राम किया है, वो भी एक छोटे लेवल पर, और मेरी नज़र में जो किया है बहुत ही अच्छा किया है। आखिर में दिनेश जी ने कहकर वहीं बात को ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद बेटे के अन्नप्राशन में भी यही हंगामा हुआ। आखिर हर बार जब एक ही जवाब सुनने को मिले तो इंसान कितना पूछेगा। इस कारण इस बार जब बेटे का पहला जन्मदिन मनाया गया तो अनिरुद्ध और पूनम ने ममता जी से बिल्कुल भी नहीं पूछा। बस दिनेश जी के सामने ही सारी रूपरेखा तैयार हुई। अब अपने बेटे को तो कौन सी माँ बुरा बताएगी, इसलिए सारा ढिकरा फोड़ दिया पूनम की सिर पर। और इसलिए आज सभी रिश्तेदारों के बीच बैठकर उसकी बुराई कर रही थी। अभी सब लोग बैठकर बुराई कर ही रहे थे कि इतने में दिनेश जी उनके पास आकर बैठे और मौसी सास से पूछा, तो बताओ साली साहिबा कैसा लगा आपको प्रोग्राम। अनिरुद्ध और पूनम ने अच्छे से किया है ना प्रोग्राम, कहीं कोई कमी लगी हो तो बताओ, आगे से उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दिनेश जी ने मजाक करते हुए अपनी बात को रखा, क्या जीजा जी आप अभी भी अपने बेटे बहू की तारीफ कर रहे हो, जबकि आपकी बहू इतनी बुरी है, हमें तो पता ही नहीं था। उनके मुंह से यह बात सुनकर दिनेश जी हैरान हो गए, पर वहाँ अपनी पत्नी और बेटियों को बैठा देखकर समझ गए कि ये लोग यहाँ बैठकर बहू की बुराई कर रही हैं। इसलिए वो बोले, देखो साली साहिबा, ऐसा है कि मेरे बेटे बहू में कोई कमी नहीं है। दोनों बहुत अच्छे से अपना परिवार संभालते हैं और हमारी सेवा भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अगर सब कुछ मिलता है तो वो रास नहीं आता। अब अपनी बहन को ही देख लो, बच्चे हमेशा से ही उससे पूछते हैं कि मम्मी क्या करना है, तो ये मुंह तोड़कर उनको जवाब देती है कि अपनी हैसियत के अनुसार करो, मुझसे क्या पूछते हो। अब तुम बात बात में बच्चों को इस तरह से बोलोगे तो बच्चे भी कब तक आपको पूछेंगे। ममता तुम खुद बताओ, क्या कभी तुमने बहू और बेटे की बात सुनने की कोशिश की, कभी उन दोनों को समझने की या जानने की कोशिश की। इसलिए इस बार उन लोगों ने नहीं पूछा और ऐसा करने के लिए मैंने ही दोनों को कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि उनको क्या जवाब मिलेगा। इसलिए मैंने दोनों को साफ मना किया था ममता से कुछ भी पूछने के लिए, और उन्होंने मेरी बात मानी और मेरी नज़र में ये बिल्कुल गलत नहीं है। साली साहिबा, अपनी इज्जत करवाना आपके हाथ में है। जब आप ही अपनी इज्जत घटा रहे हो तो दूसरों से आप क्या उम्मीद करोगे। कब तक वो झुकता रहेगा आपके सामने। आखिर एक दिन तो पलट कर जवाब दे ही देगा। अब आप लोग ही बताओ, इसमें गलती किसकी है। जी ये तो गलत बात है। जब बेटे बहू
आपसे पूछ रहे थे तो आप उन्हें समझा सकती थीं कि कैसे क्या करना है, ना कि इस तरह से मुंह तोड़कर जवाब देती। जब आप खुद ही ऐसा कर रहे हो तो बच्चे कब तक आपके सामने झुकते रहेंगे? मौसी सास ने कहा। पहली बार सबके सामने पति के मुख से ऐसी बात सुनकर खुद को थोड़ा छोटा महसूस कर रही थी ममता जी। हाँ, बस मैं ही गलत हूँ, बाकी तो सब सही हैं। ममता जी मुंह फुलाकर बोली। देख लिया तुमने, इसका स्वभाव ही इसका दुश्मन है। बेटे बहू में तो कहीं कोई कमी नहीं है। आखिर में ससुर जी ने कहा और अपने काम में लग गए और सास और ननद इसी तरह मुंह फुलाए बैठी रहीं। जिन्हें समझ में आ गया कि गलती सास और ननद की है, वो लोग तो वहाँ से उठकर चली गईं और जिन्हें सिर्फ मनोरंजन करना था वो उनके पास बैठकर बुराई पुराण का आनंद लेने लगी। पर ससुर जी और बेटे बहू ने कुछ नहीं कहा। जानते थे कि कुछ लोग कभी नहीं बदलना चाहते, लेकिन आज सबके सामने अपनी पत्नी की सच्चाई उन्होंने उजागर कर दी थी। और ये बात तो ममता जी को भी समझ आ गई थी कि क्यों बेटे बहू ने उनको दरकिनार कर दिया है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।